हेलो दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है, कैसे हो आप सब। सर हम तो बहुत बढ़िया हैं सर, आप बताओ आप सब कैसे हो। सर हम भी बहुत बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो करें चालू। छोटा सा टॉपिक और रह गया था, वो ऑडिट ऑफ बैंक का। जो एक पार्ट तो हमने कवर कर लिया था। अब जो ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हमें कोई एडवांसेस को कैसे चेक करना है, या हमें ऑडिट प्लान कैसे बनाना है कि इनिशियल स्टेजेस पे क्या होगा और कैसे होगा, उसके बाद एडवांसेस का ऑडिट कैसे करना है, इनकम का ऑडिट कैसे करना है, एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे करना है। एक एक करके चलते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, करें चालू। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। ऑडिट रिपोर्ट, अब ऑडिट रिपोर्ट में हमें क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट में हमें क्या देना पड़ेगा। एक पार्ट ये भी रह गया, तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है। इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी किस चीज़ की, जो कि ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय बैंक विद इन द पावर ऑफ द बैंक है या नहीं है। प्लस में रिटर्न ब्रांचेस बड़ा। अब क्या होता है, बैंक कैसे ऑपरेट करता है। बैंक का हेडक्वार्टर्स होता है और उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती है। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी रिटर्न्स आती है हेडक्वार्टर्स के पास। तो उस चीज़ को कौन चेक करता है, ऑडिटर चेक करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर बना देंगे हम, ब्रांचेस के रिटर्न और ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके बैलेंस शीट दे देगी ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा ट्रू पोजीशन कि एक्चुअल में पोजीशन है क्या उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऑडिट रिपोर्ट हो गई। अब करते हैं ऑडिट कैसे करेंगे, इसका ऑडिट स्टार्ट करते हैं कैसे। हाउ टू कंडक्ट बैंक ऑडिट। ठीक है, करें चालू। कंडक्ट ऑफ बैंक ऑडिट। तो सबसे पहला क्या काम होता है, इनिशियल कंसीडरेशंस। इनिशियल कंसीडरेशन में ना काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। तो तुम्हारे को ना मैंने ये पॉइंट्स के साथ हल्की हल्की एक्सप्लेनेशन दे दी, बाकी हर एक पॉइंट को मैं एक एक करके समझाता जाऊंगा। अब इनिशियल कंसीडरेशन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो क्या करेगा, जो करंट ऑडिटर होगा वो प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करके पूछेगा कि क्या बैंक है क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन एंड सब कुछ लेगा। और ये किसके हिसाब से लेगा, वो क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। अब ये वाला जो चीज़ है ना, इंटर वाले बच्चों को नहीं पता होगा अभी। अगर उन्होंने अब पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो मे भी आइडिया होगा, अदरवाइज फाइनल वाले बच्चों को तो देखो इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये क्लॉज 8 है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको कम्युनिकेट करके ये पता लगाना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, कंपनी कैसी है, कहीं इसने फीस में तो कोई गड़बड़ नहीं करी, फीस देने में तो कुछ लेट नहीं करा है। तो ये सारी चीज़ें वो किससे पता करेगा, जो प्रीवियस ऑडिटर होगा उससे। उसके बेसिस पे ये नया असाइनमेंट लेगा। करंट का जो अब ऑडिटर इन्होंने अपॉइंट करा है, अपॉइंट करने से पहले होंगे ये सारे काम। और जो करंट ऑडिटर होगा वो क्या अंडरस्टैंड करेगा कि बैंक कैसा है, बैंक का एनवायरनमेंट कैसा है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वो कम्युनिकेशन करेगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ, पूछेगा बैंक कैसा है, क्या फीस देता है नहीं देता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है बैंक के अंदर। और फिर साथ में अंडरस्टैंड करेगा बैंक कहाँ पे ऑपरेट करता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंटर करी हुई बैंक ने और कैसे कैसे काम करता है। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। अब क्या है, अब बैंक का जो ऑडिटर है, अब उसने एंगेजमेंट रिस्क तो उसे कंसीडर करना पड़ेगा ना कि इसने असाइनमेंट लिया है बैंक ऑडिट करने में कितना ज़्यादा रिस्क है, इसके अंदर क्या फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शंस हो सकती है, बैंक की क्या कंडीशन है, कि इसके अंदर जो अपर मैनेजमेंट है कहीं वो तो इन्वॉल्व नहीं है फ्रॉड में। तो वो असेस करेगा कि इस एंगेजमेंट जो उसने उठाया है फॉर ऑडिटिंग परस्पेक्टिव, उसके अंदर कितना रिस्क है। समझ गए ना। इनिशियल एंगेजमेंट्स में क्या होता है, इनिशियल एंगेजमेंट में हम क्या पुराने ओपनिंग बैलेंसेस एज पर 510 एज पर 510 के हिसाब से चेक करेंगे कि पुराने जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे या पुराने ओपनिंग बैलेंसेस थे, अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है तो कैसे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो इनिशियल एंगेजमेंट में कवर हो जाएगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो देखनी पड़ेगी ना कि क्या क्या स्कोप में हमारा कवर है। तो एज पर एस 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर क्या देखते हैं कि क्या क्या एंगेजमेंट है, स्कोप क्या है हमारा। और अगर कोई इधर उधर एक्स्ट्रा काम करा रहे तो वो भी स्कोप में आना चाहिए। और अगर स्कोप में नहीं है कोई काम तो वो हम नहीं करेंगे, ऑडिटर नहीं करेगा। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन करी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अरे भाई, एंगेजमेंट टीम भी तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना कि इस ऑडिट ऑफ बैंक को अगर हम करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन बंदे काम करेंगे, उनका क्या प्रायर एक्सपीरियंस है, कभी उन्होंने बैंक का ऑडिट करा है, कभी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ऑडिट करा है, या फिर उन्होंने कोई और कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का ऑडिट करा है, कोई और कंपनीज का ऑडिट करा है। तो उसके बेसिस पे जो पार्टनर होगा, जो बैंक ऑडिट लेगा अपने अंडर, तो उसके अंदर जो टीम होगी एस्टैब्लिश करेगा एंगेजमेंट टीम को कि जो लोग परफेक्ट होंगे या फिर जो लोग उस चीज के लिए एलिजिबल होंगे उन लोगों को बुलाएगा और एस्टैब्लिश करेगा अपनी एंगेजमेंट टीम। और उनके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आगे कैसे काम फर्दर हमें एलोकेट करना है, डेलीगेट करना है और अपनी टीम को बताना है कि कैसे कैसे काम करेंगे अब इस बैंक ऑडिट के अंदर। फिर उसके बाद होता है हम सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस
जो है ऑडिटर देता है कि हाँ भाई मेरे को कोई पैसा नहीं लेना है बैंक से, या फिर मेरे को बैंक को कोई पैसा नहीं देना है, तो ऑडिटर कोई पैसा तो ओ नहीं कर रहा ना बैंक को, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इन व्हाट्सएवर केस में भी इस बैंक को ऑडिटर को पैसा कोई ओ नहीं करना है। मतलब ऑडिटर को कोई भी उधारी नहीं देनी बैंक की, बैंक से ऑडिटर ने कोई लोन नहीं ले रखा, कुछ भी नहीं ले रखा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंस का इशू आता है, इसलिए इसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जो कि ऑडिटर को देना पड़ता है बैंक को। और इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि भाई अगर बैंक का जो ऑडिटर, जो अब करंट ऑडिटर ये जो अपॉइंट हुआ है, ये कोई और काम तो नहीं कर रहा, जैसे कॉन्करेंट ऑडिट हो गया या कोई और भी ऑडिट हो गई जो बैंक के अंदर होती है, तो वो चीज तो नहीं कर रहा है ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बैंक ने अपॉइंट करा है। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कोई और इंटरनल असाइनमेंट में पहले से ही है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट ऑडिट में अगर वो ऑडिटर है तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता है उस बैंक का, अगर वो किसी और इंटरनल असाइनमेंट्स ऑफ बैंक में और भी कोई इंटरनल ऑडिट में तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इस टाइप के अगर कोई काम में अगर वो इन्वॉल्व है ऑडिटर पहले, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस बैंक का नहीं बन सकता है। फिर उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें, 300 के हिसाब से प्लानिंग करते हैं हम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, 200 के हिसाब से हमें, ये एससीएज हैं सारे, तो 200 के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा जो भी हमारे कि हम फुलफिल कर रहे हैं, कंडीशंस नहीं कर रहे हैं, और 210 के हिसाब से हमें अग्री करना पड़ेगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। तो सारे प्लानिंग वाले जितने भी ऐसे हैं हमें वो सारे यहाँ पे भी लगेंगे बैंक का ऑडिट करते टाइम भी, तो हमें इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना है कि भाई हमने प्लानिंग करी है, हमने अग्री करा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, हम जो भी हैं जितना भी ऑडिट है एज रिक्वायर्ड बाय एससीज एज पर एससी 200 हम सारा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद करेंगे हम आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस किस लेवल पे, 2 लेवल पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एसेशन लेवल। तुमने ये कहाँ पढ़ा होगा, तुमने एससी 315 के अंदर पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एसेशन लेवल पे हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो गया बड़ा लेवल, और एसेशन लेवल क्या होता है, एसेशन होता है जैसे कंप्लीटनेस, ऑब्लिगेशंस, इस लेवल पे अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो गया अमाउंट के बेसिस पे अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंस आ रहा है जो तुमने चेक करा है और जो एज पर लेजर अमाउंट्स हैं, तो अगर उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है तो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे उसके हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर कोई हमने आइडेंटिफाई करके असेस करे मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ इस एरियाज में हो सकते हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम उसके बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ा देंगे। अगर हमारे कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है कोई भी लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो चाहे वो असर्शन लेवल पे हो, असर्शन लेवल का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया जैसे कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स, और क्या होता है, और मेजरमेंट, उसके बाद एग्जिस्टेंस, तो ये सारे क्या है असर्शन लेवल है। अगर इसके ऊपर मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर कोई आ रहा है तो उसके बेसिस पे हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या बैंक का क्या एनवायरनमेंट है इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। बैंक के इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है तो हमें जो टेस्ट ऑफ, देखो 2 चीज़ें होती हैं, दोबारा से एक बार मैं समझा देता हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है और टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव है मतलब अच्छे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम कम करेंगे, बट अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम बढ़ा देंगे। मतलब अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम देखेंगे कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं, कंट्रोल्स वेदर इफेक्टिव और नॉट, इफेक्टिव है या नहीं है, अगर इफेक्टिव है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम जो सैंपल साइज है वो हम अपना कम कर देंगे कि भाई इनके कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम है, तो सैंपल साइज हम कम कर देंगे। बट अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बेसिस पे हम सैंपल साइज बढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो हमारे को ज़्यादा सैंपल साइज अपना लेना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे कैसा रिस्क है उसका, कंट्रोल्स के बेसिस पे रिस्क कितना है। उसके बाद उसके बेसिस पे हम ऑडिट प्लान करेंगे कि हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ज़्यादा सैंपल्स चाहिए या कम सैंपल्स चाहिए। बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, बैंक कैसे अकाउंट कर रहा है अपनी ट्रांजेक्शन्स को, इनकम को, एक्सपेंस को, अगर कोई नया अकाउंट खुल रहा है, कोई लोन दे रहा है बैंक, तो उसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस या प्रोसीजर को समझेंगे, फाइनेंशियल प्रोसीजर को और ऑपरेशनल प्रोसीजर को, और उसके बेसिस पे हम अपना ऑडिट प्लान करेंगे तैयार। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है। अब बैंक्स के अंदर आए दिन नए नए टाइप के रिस्क आते रहते हैं, तो उसका क्या उन्होंने कंट्रोल लगा रखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज रिस्क, और उस पर क्या क्या वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है उनके, कि अगर कोई रिस्क आ रहा है या फिर कोई कंट्रोल लगा रहे हैं वो, और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के कि किस वजह से रिस्क आ रहा है,
तो उसको ऐसे तो है नहीं कि तुमने बैठे बैठे सपना आ गया कि अरे बैंकों के अरे यार ये रिस्क हो सकता है। उनके ना कोई क्राइटेरियाज होते हैं, इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स बता देते हैं कि यार यहाँ पे ना इस एरिया में रिस्क हो रहा है, यहाँ पे या तो तुम्हारी इनकम एकदम में बढ़ गई या तुम्हारी एक्सपेंस एकदम में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए। अरे वो आइडेंटिफाई करेगा बैंक, वो किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा, वो एनालाइज करेगा यार इस क्वार्टर में हमारे 200 के खर्चे थे, इस क्वार्टर में हमारे 300 के खर्चे हो गए, अरे 50% से इंक्रीज आया कैसे। दीज आर कॉल्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट हेल्प आइडेंटिफाई बैंक्स कि क्या रिस्क है, क्या रिस्क हमारे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं इतने। मैं तुम्हें जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, क्योंकि बैंक को ऑडिट इज अ वेरी मुश्किल काम, इसमें टाइम लगता है समझने में, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई, क्योंकि बैंक में ना बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, और एक डिफरेंट तरह का सेक्टर हो गया बैंक। एक तो होता है जिसमें हमने गुड्स परचेज करे सेल करे, वो ऑडिट डिफरेंट होता है। बैंक ऑडिट होता है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो रही है, समझ रहे हो। तो ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बैंक आइडेंटिफाई करके बेसिस पे मैनेज करेगा कोई भी बिजनेस रिस्क है या फिर कोई फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट टीम डिस्कस करेगी। एंगेजमेंट टीम डिस्कस करके क्या बनाएगी कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी, अब हमें कैसे कैसे ऑडिट को आगे करना है, कैसे कैसे हमें प्रोसेस करना है, कि अब हमें डेलीगेट करना है काम को, तो हमें आगे ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना, कि आज हम ये वाला आज हम 2 महीने में अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, आगे फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के 1 महीने बाद हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे, क्योंकि हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट इस डेट को देनी है, कि उस बेसिस पे हम प्लान करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कैसे हमें आगे ऑडिट के अंदर प्रोसीड करके हमें अपना ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। डेवलप करेंगे ऑडिट प्लान को। तो ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में क्या क्या आता है कि भाई इसका स्कोप क्या है, इसका एक्सटेंट कितना है, हम कितना काम करेंगे, कि भाई हम अपने स्कोप के अंदर ही रहेंगे, स्कोप से ऊपर ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर स्कोप से ज्यादा काम कराओगे तो उसके लिए अलग से हमें एंगेजमेंट में एंटर करना पड़ेगा, अलग से हमें पूरा एंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा। अगर स्कोप के अंदर रह के काम कराओगे तो हम ये वाला काम करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट हाँ जो स्कोप में लिखा है उतना काम तो हम करेंगे। फिर मटीरियलिटी इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। मटीरियलिटी क्या होता है कि यार हम एक अमाउंट के ऊपर चेकिंग करेंगे, एक अमाउंट के नीचे चेकिंग करेंगे। यार फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है, उसकी 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है, उसके अंदर मटीरियलिटी आ रही है 1 करोड़ की। अगर 1 करोड़ तक का कोई डिफरेंस आ रहा है ना, हम एक बार के लिए उसे छोड़ देंगे, बट 1 करोड़ से ऊपर का 1.1 करोड़ हो गया ना, तो हम उसके अंदर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। तो मटीरियलिटी डिसाइड कौन करता है, ऑडिटर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रायर ऑडिट प्रोसीजर्स की। अगर ये बैंक है, इसके अंदर हमने पहले क्या क्या चीजें करी थी, अगर वो प्रीवियस वही सेम ऑडिटर है तो, बट उसके अंदर बेसिस ये क्या सब्जेक्टिव टर्म है कि ऑडिटर को कहां लगता है कि ज्यादा रिस्क होगा, तो वो ऑडिट मटीरियलिटी कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर। की भाई मान लो 1000, तो उसके लिए 1 करोड़ मटीरियल इमटीरियल अमाउंट हो गया कि यार 1 करोड़ तक का डिफरेंस आ सकता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तो अगर 1 करोड़ तक का डिफरेंस आ रहा है तो इट्स ओके। 1 करोड़ से ऊपर डिफरेंस आ रहा है तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है कि भाई 1 करोड़ से ऊपर का डिफरेंस आ रहा है तो हमें उस पर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे और ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। तो ऑडिट मटीरियलिटी होती है, मटीरियलिटी डिसाइड करना कि उसके ऊपर तो हमें सब कुछ चेक करना ही करना है, उसके नीचे हम कोई थोड़ी बहुत चीजें छोड़ सकते हैं। और ये मटीरियलिटी कौन डिसाइड करता है, ऑडिटर। तो ये उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर बैंक का उसका क्या एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे ऑडिट हो सकता है और मतलब रिस्क हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बात रिस्क की। तो काफी सारे ना बैंक्स में रिस्क होते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है यार। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो ना, फ्रॉड, मतलब एक तरह से पैसा फ्रॉड घुमा रहे हैं, पैसा इधर से उधर। अब ऑडिटर को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि इस बैंक में इसके थ्रू ऐसे ऐसे पैसा घूम सकता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग हो गया तो हमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड के केस में हम कौन से ऐसे रेफर करते हैं, 240। अरे भाई हमें देखना पड़ेगा ना कि बैंक कोई फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बैंक कोई टेररिज्म फंडिंग तो नहीं दे रहा, बैंक के थ्रू कोई ये चीजें तो नहीं हो रही, पैसा घूम रहा है, मतलब कोई ब्लैक का पैसा व्हाइट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या होता है, तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जाम्पल है ये। तो क्या होगा, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत सारा ब्लैक का पैसा पड़ा है। ब्लैक का पैसा मतलब सारा कैश में पड़ा है जिसपे अभी तक कोई भी टैक्स जमा नहीं कराया है उन्होंने। तो वो लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं। अब वो 1000 करोड़ क्या करेंगे, बहुत सारे कई मान लो बहुत सारे लोगों में ऐसे 5-10 हज़ार लोगों के अंदर ना वो पैसा बांट दिया, 1-1, 2-2 लाख उनके रिश्तेदारों के थ्रू। काफ़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो बहुत सारे लोग होंगे, उनके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तो उन्होंने ना पैसा बांट दिया। अब सबके पास मान लो 5-5, 10-10 लाख हो गए। अब वो 5-5, 10-10 लाख अपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स में डिपॉजिट कराएंगे और वो उस
पैसे को ना एक रूट करके एक अलग बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, उसके अंदर सारा पैसा ले लेंगे। अब 5 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल है 5 लाख तक उसकी मान लो रिटर्न नहीं जा रही है, और सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो 5 लाख तक कोई टैक्स लगा नहीं, उसने डिपॉजिट कराया बैंक में। अब बैंक के अंदर वो जो जितना 5-5 लाख करके वो उन्होंने 1000 करोड़ बना लिए, और वो सारा रूट कर देंगे पैसा एक नए बैंक अकाउंट के अंदर जो कि ट्रस्ट के नाम पे चल रहा होगा, और वो ट्रस्ट के पास 1000 करोड़ वाइट का हो गया, क्योंकि वो सारा पैसा बैंक के थ्रू रूट हो गया है। अब जो इंडिविजुअल अपनी आईटीआर भरेंगे 5-5 लाख की, तो उन्हें कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। मान लो किसी ने 10 लाख की बड़ी थोड़ा बहुत टैक्स भरा और वो सब काट कूट लिया, और उसके थ्रू रूट होके वो 1000 करोड़ पूरा वाइट का हो गया। दिस इज कॉल्ड मनी, जैसे मनी को घुमा दिया इन्होंने, मनी लॉन्ड्रिंग, समझे। तो उन्होंने क्या करा, ब्लैक का पैसा 1000 करोड़ जो उनके पास कैश में पड़ा था उसको पूरा घुमा के एक साइकिल में व्हाइट का पैसा बना लिया। तो ये चीज पे भी ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, ऐसी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही इनके। हालांकि आज की डेट में काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ चुके हैं कि जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है काम, तो उसकी रिपोर्ट निकलवा देते हैं। मतलब वो सस्पिशन, रेड फ्लैग, एक तरह से उनके सिस्टम में रेड फ्लैग आ जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ऐसे हो रहा है कि ये सारा पैसा ना रूट होके इस बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो ये जो जितने भी लोग हैं मिले हुए हैं और ये बैंक अकाउंट के अंदर इस बैंक अकाउंट को ट्रेस करो। तो इस टाइप के ना आजकल काफी सारे चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं उनके सॉफ्टवेयर ने, जो आजकल सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना बैंक के सीबीएस सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर ये सारे रेड फ्लैग्स अपने आप आ जाते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर या इस बैंक अकाउंट के अंदर सस्पिशन है और यहां पे कोई गड़बड़ काम हो रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक रिस्क है तो स्पेसिफिक रिस्क पे हमें स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। और अगर कोई अब क्या होता है, बैंक है सारा काम खुद तो करता नहीं है, काफी सारी एक्टिविटीज को बैंक आउटसोर्स कर देता है। तो आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर सकता है ऑडिटर, उसके बेसिस पे ये पता लगा सकता है कि अगर इन्होंने ये सारा काम आउटसोर्स करा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क है तो कंट्रोल्स लगे हुए हैं, थर्ड पार्टी ने लगा रखे, तो वो चीज भी ऑडिटर चेक करेगा। और इसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, मतलब अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई करें तो ऑडिटर उस पर क्या क्या प्रोसीजर ले रहा है, क्या क्या रिस्क पे क्या क्या कंट्रोल्स लगा के क्या क्या वो ऑडिट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या कोई सैंपल ले रहा है एज पर SA 330, वो कर लेगा सारा काम। उसके बाद 3 पॉइंट और हैं। एक तो है स्ट्रेस टेस्टिंग का। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता है। जो अब बैंक में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनका डिटरमाइन करता है कि भाई अगर कोई बैंक है तो उसका सॉफ्टवेयर है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। जो सॉफ्टवेयर बैंक यूज कर रहे हैं वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो एक लेवल पे ऑडिटर खुद तो करेगा नहीं, या तो थर्ड पार्टी के थ्रू कराएगा या उनके खुद के सॉफ्टवेयर होंगे उस फॉर्म्स के, तो उसके बेसिस पे उसकी रोबस्टनेस चेक करके ये बताएगा कि जो बैंक है अगर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, या फिर वो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। अरे एक बात बताओ, अगर आज की डेट में कोई बैंक ऑपरेट कर रहा है तो बैंक ये तो है नहीं खुद हाथ से काम कर रहा है, सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, तो एक तरह से बैंक की रिलायबिलिटी ऑन सॉफ्टवेयर इज वेरी हाई। तो ऑडिटर को उस सॉफ्टवेयर को चेक करना पड़ेगा ना कि अकाउंटिंग प्रोसेस उसका सॉफ्टवेयर का ठीक है या नहीं है। अगर सारी ट्रांजैक्शन सी रूट सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है तो ऑडिटर शुड नो ना कि वेदर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। इसके लिए सॉफ्टवेयर की स्ट्रेस टेस्टिंग होती है जो ऑडिटर करवाता है कि हाँ भाई हमारा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है बैंक का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी अदर रिपोर्ट्स होती हैं जो कि बैंक के अंदर और भी रिपोर्ट्स होती है, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था SLR रिपोर्ट हो गई, या कोई और भी 5-10 तरह के LFAR रिपोर्ट हो गई, काफ़ी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है। उसके बेसिस पे भी वो रिलाई करता है, उसके बेसिस पे भी वो कुछ अगर उसे कुछ चाहिए होता है या उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है तो वो उन रिपोर्ट्स को भी यूज़ कर लेता है। और बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या होता है, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं। किसके होते हैं, बैंकिंग कमिटी और बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन के ना कोई बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पे ना वो ये देखते हैं कि बैंक्स जो है अपने नॉर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स बने उसके बेसिस पे या फिर उनके बेसिस पे ही काम कर रहे हैं ना। बैंक कुछ अलग तो काम नहीं कर रहा है, उधर ऊपर नीचे हो सकता है, RBI रेगुलेट कर रहा है, बट इनके ना कोई नॉर्म्स, फिक्स नॉर्म्स, रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड चलते हैं। तो बैंक्स उसी के बेसल 3 फ्रेमवर्क या उसकी कमिटी जो सुपरविजन कमिटी बना रखी है तो उसके बेसिस पे उनके नॉर्म्स फुलफिल फॉलो करके ही इस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी कोने में भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके नॉर्म्स और उसके जो भी रेगुलेशंस हैं उसके दायरे में रह के ही काम कर रहा है, तो ये चीज़ भी चेक करेगा ऑडिटर। ठीक है,
तो हमने देख लिया कि बैंक के अंदर ऑडिट के अंदर ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में कि ऑडिट करते टाइम उसे इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसे स्टार्टिंग में टीम बनानी पड़ेगी, उसे ये प्लान बनाना पड़ेगा, मटेरियलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, अगर कोई रिस्क है, स्पेसिफिक रिस्क है, आउटसोर्सिंग रिस्क है या मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है, उसे वो सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके स्ट्रेस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बेसल 3 फ्रेमवर्क का भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अग्रीमेंट के अंदर एंटर करना पड़ेगा, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एज पर ऐसे 210। अगर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या फिर असर्शन लेवल पे, उसे आइडेंटिफाई करके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर उसके अंदर बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस समझना पड़ेगा कि क्या है उनका, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस एनवायरनमेंट में बैंक ऑपरेट कर रहा है, कैसा कंट्रोल एनवायरनमेंट और किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, कैसे कैसे रिस्क उसको आइडेंटिफाई हो सकते हैं और वेदर उसके ऊपर ढंग से कंट्रोल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। उसके बाद उसको एंगेजमेंट टीम बनानी पड़ेगी, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि आगे हमें ऑडिट कैसे प्रोसेस करना है, ऑडिट स्ट्रेटेजी और ये सब। फिर उसके बाद वो ऑडिट प्लान को डेवलप करेगा और ये सब चीजें। अब करते हैं, ये तो हमने ब्रॉड देखा कि ऑडिट कैसे करना है। अब एक्चुअल में ऑडिट के अंदर हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, एक एक आइटम वाइज देखते हैं अब इस चीज को। जैसे अगर हम ऑडिट करें एडवांसेस का, तो एडवांसेस के ऑडिट में क्या क्या होगा एक बार वो देखते हैं। देखो हमने कल एडवांसेस देखा था, एग्रीकल्चर एडवांस होते काफी सारे एडवांसेस, ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ये सब होता है। तो अब एडवांसेस को ऑडिट करते कैसे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट कितना है। उसके बेसिस पे ना हम ना एक रेशियो निकालेंगे यार। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, हमने ना एवरेज बेसिस पे लिया कि मान लो कोई हमारा 10,000 हमारा अमाउंट पूरे साल के लिए अप्रैल के अंदर हमने इसको बंदे को लोन दिया था। फिर उसके बाद हमने मान लो 1 लाख रुपए का लोन दिया था, वो दिया था नवंबर में, किसी को नवंबर में दिया, ये अप्रैल में दिया। फिर उसके बाद मान लो हमने 50,000 का लोन दिया था किसी बंदे को जून के अंदर। तो ना इसका एवरेज फॉर एग्जांपल आया, इनका एवरेज आया मान लो 1 लाख रुपए, और बैंक का जो इंटरेस्ट देना है उन्हें वो देना है मान लो 10% पे वो इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब जिनको लोन दे रहा है उनसे 10% पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो मतलब बैंक की इनकम 10,000 रुपये होनी चाहिए पूरे साल की। हमने एवरेज बैलेंस निकाला, इतना उसने लोन दे रखा है एज ऑन द डेट ऑफ आउटस्टैंडिंग, जो भी बैलेंस शीट डेट पे उसने इतना लोन दे रखा है, उस पर 10% का ब्याज लगाए तो 10,000 की इनकम बैंक के इनकम स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। अगर इससे ऊपर या इससे नीचे दिख रही है तो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। 5-10% ऊपर नीचे चलेगा, बट 50% का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इनकम आ रही है 20,000 या इनकम आ रही है 5,000, तो मतलब कोई तो प्रॉब्लम है। या तो तुमने किसी को कम, अगर 5,000 है तो मतलब तुम अपने रिश्तेदारों से कम इंटरेस्ट, तुमने अपने रिश्तेदारों को कम परसेंटेज पे लोन दे रखा है, और अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है तो मतलब तुमने लोगों को ठग रहे हो, लोगों को तुम 20% पे ब्याज ले रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आरबीआई के नॉर्म्स तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप की ये मैंने तुम्हें एक बहुत छोटे लेवल पे टेस्टिंग बताई है, इसी बहुत बड़े लेवल पे टेस्टिंग होती है क्योंकि बहुत करोड़ों के एडवांसेस दे रखे होते हैं, सबके इंटरेस्ट रेट अलग होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक छोटे लेवल पे तुम्हें बताया। अब जो अमाउंट हमारा एडवांसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सच्ची में हमारे अमाउंट ड्यू टू द बैंक, मतलब बैंक को उन सबसे पैसा लेना है, ऐसा ही तो है ना। कहीं ये तो नहीं है कि मैंने तुम्हें कल भी एक एग्जाम्पल बताया था, बैंक ने क्या करा, बैंक ने कॉल करके बोला अपने कस्टमर को कि तुम्हारी लिमिट में 40 लाख रुपए पड़े हैं, तुम एक काम करो पूरी लिमिट को यूज करो और अपने ना इंडिविजुअल अकाउंट में डाल दो, तो तुम्हारे एडवांसेस भी यूज दिखेंगे और तुम्हारे इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस भी यूज दिखेगा। तो मतलब एक्चुअल में बैंक कोई अमाउंट ओ नहीं कर रहा है उस बंदे, मतलब उस बंदे को बैंक को कोई अमाउंट देना नहीं है एक्चुअल में, बट उन्होंने पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए ये काम करा है। तो हमें ये चीज भी चेक करनी पड़ेगी वो जो अमाउंट दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में ओ करना है ना, मतलब बैंक को वो ओ कर रहे हैं ना, बैंक को वो एडवांस एक तरह से पैसा लेना है ना उस बंदे से, बट दिस इज नॉट कि उसे पैसा लेना है, ये तो बस तुमने ट्रांजैक्शन को घुमाने के लिए करा है। तो ये सारी चीजें भी चेक करनी पड़ेगी। और जो एडवांस है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो एडवांसेस हम दे रहे हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, लोन डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हैं, उसके बेसिस पे ही जो एडवांसेस हैं वो दिए हैं ना, कि भाई तुमने अच्छे से अग्रीमेंट एंटर करा है, अगर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी है वो भी तुमने ली है, और अगर कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं जो कि बैंक के नाम पे आने चाहिए तो वो भी तुमने बैंक के नाम पे करा लिए हैं। फिर उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड एडवांस तो नहीं, ऐसा तो कोई एडवांस नहीं है कि तुमने रिकॉर्ड ही ना कराओ, बुक्स के अंदर दिखाया नहीं हो, पैसा दे दिया। उसका वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस शुड बी एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली अलाइन्ड, मतलब जो एडवांसेस हैं उनकी आज की क्या वैल्यू, अगर कोई प्रोविजन बनाना है तो तुमने अच्छे से उसका प्रोविजन एज पर डाउटफुल कैटेगरी, एज पर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी या एज पर लॉस कैटेगरी, अगर वो बैड डेट्स हो गए तो उसको अच्छे से तुमने एडवांस को रिकॉर्ड करा है ना, कि उसकी वैल्यूएशन अच्छे से करी है ना। आज की डेट में मान लो अगर उसका प्रोविजन है, वो बंदी की कैपेसिटी नहीं बची है पैसा देने की, तो उसे तुमने उसका अच्छे से प्रोविजन बनाया नहीं बनाया है,
ठीक है। और एडवांसेस प्रॉपरली डिस्क्लोज होने चाहिए, प्रॉपरली क्लासिफाइड होने चाहिए, जिसमें सब स्टैंडर्ड में या डाउटफुल में जो भी है उस एडवांस को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है, क्लासीफाई करना है, डिस्क्राइब करना है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे उसके बेसिस पे, क्योंकि एएस पे ही एप्लीकेबल होते हैं इस पे। तो appropriate provision should be made as per RBI norms, guidelines and accounting standards। मतलब जो भी provisions हैं, अब जैसे जो मैंने तुम्हें एक टेबल का एग्जांपल दिया था कि जैसे अब मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूँ, ऊपर जो टेबल आ रही है ये वाली टेबल, जिसके अंदर हमने ये देखा था 10% प्रोविजन बना रहे हैं, कोई 20%, 30% बना रहे हैं, कोई 50% बना रहे हैं। तो ये जो प्रोविजन बना रहे हैं वो एप्रोप्रिएट प्रोविजन जो बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहे हैं, वो सही से तो बना रहे हैं ना, आरबीआई के नॉर्म्स में, गाइडलाइंस या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लीगल रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो प्रोविजन ढंग से बना रहे हैं नहीं बना रहे, वो चीज़ भी हमें उनके रेगुलेशंस किस बेसिस पे वो बैंक रेगुलेट कर रहा है। आरबीआई के अंदर रेगुलेट कर रहा होता है, बट कभी करना एक्स्ट्रा प्रोविजंस पे एप्लीकेबल होता है, अगर वो कुछ और काम कर रहा होता है तो उसके बेसिस पे उसने एप्रोप्रिएट प्रोविजंस बनाया नहीं बनाया है। अब देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस। अब ये देखा हमने ऑडिट ऑफ एडवांस कैसे करना है, अब इंटरनल कंट्रोल कैसे है एडवांसेस पे वो भी हम चेक करेंगे। तो देखो अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो एडवांस दिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है ना क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर एंड ऑब्टेन अप्रोप्रिएट सैंक्शंस। मतलब इसका क्या मतलब है, एडवांस दिया है ये तो है ना कि वो बंदा पैसा वापस दे देगा, उसकी इतनी क्रेडिट वर्थ है ना, तुमने अप्रोप्रिएट कोलेटरल्स ले लिए है ना, और अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स के बाद ही एडवांस दिया है ना। ये तो नहीं कहा कि अप्रोप्रिएट, मान लो फॉर एग्जांपल कोई वाइस प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगना है, अगर लोन देना है आगे किसी को, अब तुमने विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ दैट वाइस प्रेसिडेंट तुमने लोन आगे सैंक्शन कर दिया है, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, तो दीज आर रिस्क जो हो सकते हैं। अब देखो अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इवेल्युएट कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल एडवांसेस के ऊपर कैसे हैं। अब इंटरनल कंट्रोल एडवांसेस के ऊपर अगर हम बात करें तो ये पता होना चाहिए ना क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर कैसी है, और अगर अप्रोप्रिएट सैंक्शंस है। यार तुम्हारे ना कंट्रोल्स में ही प्रॉब्लम है, सैंक्शन लग रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, बट तुम वाइस प्रेसिडेंट का सैंक्शन तो ले ही नहीं रहे हो, सैंक्शन उनका लिया ही नहीं, मतलब उन्होंने सैंक्शन दिया नहीं का मतलब उनसे तुमने अप्रूवल ही नहीं लिया है कि भाई इस XYZ बंदे को हमें लोन देना है या नहीं देना है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने अप्रूव करोगे उसके बाद तुम लोन दे पाओगे, बट तुमने XYZ को पहले ही लोन दे दिया विदाउट टेकिंग द अप्रोप्रिएट अप्रूवल ऑफ दैट वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब तुम्हारे कंट्रोल्स में ही प्रॉब्लम है, तो ये तो रिस्क है, रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे कंट्रोल्स को किसको टेस्ट करना पड़ेगा, ऑडिटर को, उसके बेसिस पे फिर वो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा कि भाई इनके तो कंट्रोल्स में प्रॉब्लम है। अब आता है कि तुमने जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे अग्रीमेंट्स हो गया, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन हो गया, तुमने अच्छे से एग्जीक्यूट कराया ना, मतलब बंदे से साइन कराए हैं, खुद बैंक ने साइन करे हैं, ये सब कुछ अच्छे से कराया ना, सब कुछ डॉक्यूमेंट है ना, एवरीथिंग इज साइंड, अटैच्ड, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टीज विद द बैंक एज वेल एज द पर्सन टू हुम यू आर गिविंग द लोन। मतलब जो बैंक जिसको लोन दे रहा है वो जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है ना, विद अप्रोप्रिएट साइनिंग एंड ऑल, विद अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स एंड ऑल। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अग्रीमेंट्स हो गया, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन हो गया, अगर कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे लगानी है या फिर कोई शेयर बैंक को देने, तो सब कुछ प्रॉपरली काम हुआ पड़ा है ना, उन पे साइन वाइन सब कुछ डन है ना। उसके बाद देखेंगे कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सैंक्शंस एंड एंड यूज ऑफ द फंड्स। अरे अगर जो अगर हम सैंक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर कंप्लायंस के थ्रू हो रहा है ना, मतलब कोवेनेंट्स, एक ना कोवेनेंट्स वर्ड होता है, तो कोवेनेंट्स क्या होता है, तो कोवेनेंट्स एक टर्म है जिसके अंदर ना बहुत सारी चीजें चेक होती है जब भी तुम कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो कोवेनेंट्स होता है, जैसे तुम्हारी करंट रेशियो भी इवैल्यूएट होगी, तुम्हारी डेट रेशियो इवैल्यूएट होगी, तुम्हारे अग्रीमेंट्स इवैल्यूएट होंगे कि तुम उस चीज़ के अंदर, तुम उस प्रोसीजर के अंदर तुम देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जितने भी कोवेनेंट्स हैं हमारे ये सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम आगे लोन को डिसबर्स करेगा। कौन? बैंक डिसबर्स करेगा उस पार्टी को। तो यार देखो लोन है कभी भी ऐसे नहीं जाता कि तुमने लोन अप्लाई करा और बैंक ने तुम्हें लोन दे दिया, तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है उसके अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें तुमसे मांगेंगे, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेंगे, तुम्हारे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेंगे, तुम आगे अपने फ्यूचर को 5 साल में क्या देखते हो, क्योंकि बैंक को पैसा रिकवर करना है, बैंक को पैसा डुबाना नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करे। बैंक चाहता है कि वो बंदा अपने आप ही पैसा दे दे, रादर देन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। बैंक चाहता है वो खुद पैसे दे दे। तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, तो उसकी किस बेसिस पर पता चलेगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, समझ गए ना। तो वो कंप्लायंस देखना पड़ेगा कि वो सारे कंप्लायंस नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। आखिरी में वो उसको लोन लिया है तो उसने वो लिया क्यों है लोन, वो अगर वो लोन ले रहा है फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो बिल्डिंग में ही तो यूज कर रहा है ना वो लोन, कहीं और तो यूज नहीं कर रहा है। तो वो अपने खर्चे, उसने प्राइवेट जेट ले लिया, पैसा लिया था बिल्डिंग के लिए, ले लिया प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट से कोई इनकम आएगी उसकी,
बताओ कोई इनकम आएगी प्राइवेट जेट से? बिल्डिंग बनाएगा तो रेंट आएगा, प्राइवेट जेट से कोई रेंट नहीं है। कितने से लोग लेंगे प्राइवेट जेट को रेंट पे? वो अगर प्राइवेट जेट को रेंट पे ले सकता है वो बंदा खरीद ही लेगा। तो वो ये देखेंगे कि उनका जो एंड यूज ऑफ दैट फंड हो रहा है वो एप्रोप्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। कौन चेक करेगा? बैंक चेक करेगा। अब सफिशिएंट मार्जिन है, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई सिक्योरिटी के मतलब कोई हमने सिक्योरिटी ले रखी है, ठीक है, हमने सिक्योरिटी ले रखी है, मान लो एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोन है 1,00,000 रुपए का, हमने सिक्योरिटी ले रखी है 1,10,000 रुपए की। अब उसकी ना वैल्यू डिक्लाइन हो जा रही है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, एक सेकेंड, हमें पता है इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जा रही है, इसकी वैल्यू डिक्लाइन होकर 50,000 आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डिक्लाइन होकर 50,000 आ गई, तो हमें पता है कि ऐसा कोई एसेट है, तो इससे अच्छा तो तुम एडिशनल सिक्योरिटी लोगे ना उस केस में। हमें पता है कि जब एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है उसके केस में एडिशनल सिक्योरिटी ले लो, तुम्हें पता है ऐसा कुछ हो सकता है तो एडिशनल सिक्योरिटी ले लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑल द सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा था शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का। अब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट उन्होंने शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट ना किसी XYZ पर्सन ने लोन लिया है ना, XYZ पर्सन ने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन लिया है, तो जो शेयर्स और डिबेंचर्स है वो बैंक के नाम के, बैंक जैसे ICICI बैंक ने लोन दिया है तो ICICI बैंक के नाम पे वो आ गए ना शेयर्स और डिबेंचर्स, ये तो नहीं अभी भी उसी बंदे के नाम पे है। तो सिक्योरिटी अगर होगा उसके नाम पे तो बैंक के नाम पे होनी चाहिए ना, अगर वो लोन दे रहा है तो इस टाइप की चीज़ें होती है वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब इंटरनल कंट्रोल्स, ये जो कंट्रोल्स हैं ये चीज़ कौन चेक करेगा? ये ऑडिटर चेक करेगा कि सारे इफेक्टिव है या नहीं है, उसके बेसिस पे वो ऊपर वाले ऑडिट ये सब चीज़ें चेक करेगा। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो ये ऊपर वाले प्रोसीजर कम करेगा, अगर कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो ऊपर वाले प्रोसीजर ज़्यादा करेगा। तो ऐसे वो कंट्रोल को चेक करता है। अब करेंगे हम अदर इनकम की बात, इंटरेस्ट, जो इनकम बैंक की है और जो एक्सपेंस है बैंक का। अब इंटरेस्ट अर्न करता है बैंक, कहाँ से इंटरेस्ट अर्न करता है? इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल्स, एडवांस जो डिस्काउंटिंग बिल्स, बिल डिस्काउंटिंग तुमने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। इंटरेस्ट इनकम होती है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट करिए शेयर्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर तो नहीं, डिबेंचर्स के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलता है ना। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेज विद RBI, कभी करना बैंक इंटर फंड भी देता है, ICICI बैंक HDFC बैंक को पैसा दे देता है, और कभी कभार RBI को भी पैसा दे देता है अगर RBI को पैसे की ज़रूरत है तो उसके बेसिस पे इंटरेस्ट अगर वो यहाँ से ले रहा है तो उसकी वो भी तो इनकम हो गई ना उसकी। और क्या होता है? इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम इन द अबव हेड, अगर कोई और इंटरेस्ट या डिस्काउंट की इनकम है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। ये सारा मैंने कहाँ से? ICI के मॉड्यूल से उठाया। अदर इनकम क्या है? कमीशन लेता है बैंक। कमीशन किस चीज़ का लेता है बैंक? बैंक लेता है जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई डिस्काउंटिंग करा रहा है बिल, डिस्काउंटिंग बिल तो चलो यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल मान लो लेटर ऑफ क्रेडिट है, उस पर कमीशन ले लिया। ब्रोकरेज ले ली, ब्रोकरेज किस पे लेता है? ब्रोकरेज लेता है आजकल ना खुद बैंक भी ब्रोकर बन चुके हैं। ब्रोकर इन द सेंस अगर कोई शेयर सिक्योरिटी को तुम खरीद बेच रहे हो तो उनके भी बैंक आजकल ब्रोकर बन चुके हैं। उसके बाद एक्सचेंज पे भी कमीशन लेते हैं। अगर तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज लेना हो तो बैंक, जैसे एक बाय सेल का रेट होता है ना, जैसे एक बाय का सेल रेट होता है और एक सेल का रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज का। मान लो फॉर एग्जांपल $83 का बाय करके 84 का वो पब्लिक को सेल कर रहे, तो बैंक को ₹1 का कमीशन मिल जाएगा। तो दिस इज कमीशन इनकम, एक्सचेंज इनकम, जो कि बैंक को मिलती रहती है। कमीशन ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमीशन एक्सचेंज, रेमिटेंसेज, ट्रांसफर, NEFT RTGS पे भी जैसे वो लेते हैं ना ₹6 ₹7 पर RTGS पर NEFT। फिर उसके बाद कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट्स, गारंटी लेटर ऑफ कम्फर्ट्स, इन पे कमीशन लेता है बैंक। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। और उसके बाद मोबाइल बैंकिंग फीस नहीं लेता, ₹17 तुम्हारे कटते होंगे हर महीने, हर 3 महीने में। डेबिट कार्ड फीस लेता है, क्रेडिट कार्ड फीस लेता है, एनुअल फीस लेता है। रेंट फ्रॉम, अब तुम लॉकर फैसिलिटी भी लेते हो बैंक से तो उसकी भी इनकम आती है। और कमीशन इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बिजनेस, कमीशन ऑन अदर बिजनेस, ब्रोकरेज ऑन सिक्योरिटी, फी ऑन इंश्योरेंस रेफरल। अब बैंक आजकल इंश्योरेंस भी कराने लग गया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये सारी इनकम होती है बैंक की, ठीक है। अब एक्सपेंस में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अरे बैंक के अंदर तुमने सेविंग अकाउंट में कोई पैसा दिया है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा दिया है, तो बैंक का तो खर्चा हो गया ना, तो वो हो गया इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक। अगर RBI को कोई पैसा दे रखा है तो अगर उस पर मतलब RBI से पैसा ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट देगा बैंक तो उसका तो खर्चा हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? पेमेंट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, ये उसके खुद के खर्चे हो गए। रेंट, टैक्सेस, लाइटनिंग का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का, डेप्रिसिएशन का, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। ऑडिटर्स फीस, उसके बाद डायरेक्टर्स कमीशन, बहुत सारे खर्चे हो गए। अदर ऑपरेटिंग प्रोविजन्स में हो गया प्रोविजन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाए, जो कि हमने कल देख ही लिया था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया हमने, प्रोविजन फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज बनाया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजन बनाए। तो ये सारे हमारे क्या है? खर्चे हैं हमारे, जो बैंक देखता है।
उसके बाद ना 3 तरह की इनकम होती है इन्वेस्टमेंट से। एक तो इंटरेस्ट इनकम होती है, एक प्रॉफिट होता है। अगर हम जैसे इंटरेस्ट इनकम कैसे होगी, मान लो हमने डिबेंचर्स खरीदे हैं 100 रुपये के, तो इस पर हमें 10% का ब्याज मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट इनकम हो गई हमारी। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मान लो हमने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का, अब वो बाजार में 120 रुपये का होगा, तो 20 रुपये का हमारा हो गया प्रॉफिट। मान लो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट कि हमारे पास कोई हमारी इन्वेस्टमेंट पड़ी थी 100 रुपये की वैल्यू की, हमने बेचा नहीं, बट आज उसकी वैल्यू 130 रुपये की हो गई, तो 30 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया, वो रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस 3 टाइप की इनकम होती है इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। ये भी एक पार्ट था। अब इनकम का क्या ऑडिट प्रोसीजर है वो एक बार देख लेते हैं। ये इनकम का क्या ऑडिट प्रोसीजर है, तो इनकम के अंदर क्या ऑब्टेन करते हैं ऑडिटर कंसर्न की रीजनेबल एश्योरेंस दैट रिकॉर्डेड इनकम अरोज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन एंड देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम एंड द इनकम इज रिकॉर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ, जो ट्रांजैक्शंस एंटर करी है बैंक ने, उसका जो ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमारा इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो अच्छे से तो आ रहा है ना, और हमने उसे अच्छे से रिकॉर्ड करा है ना, तो ये सब चीज़ें ऑडिटर दिखेगा। आरबीआई डायरेक्शन में क्या है, इनकम एक्सीड हो रही है जो 1% ऑफ टोटल इनकम, फॉर एग्जांपल टोटल इनकम है हमारी 100 रुपये, और 1% से इनकम, 1 रुपये से ऊपर कोई अगर हमारी इनकम है, वो हम किस बेसिस पे दिखा रहे हैं, ठीक है। इफ द इनकम इज रिकॉर्ड ऑन ग्रॉस बेसिस और 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इफ द इनकम इज रिकॉर्ड ऑन नेट ऑफ कॉस्ट बेसिस। तो इसका ये मतलब है, अगर इनकम हमारी टोटल इनकम 1% से ऊपर है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो हमारी टोटल इनकम है 100 रुपये की, ठीक है, और हमारी जो कोई XYZ है, एक छोटी इनकम जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई हमारी, वो हमारी 1 रुपये से ऊपर की इंटरेस्ट इनकम, छोटा एग्जांपल है, रेंट ले लेते हैं, रेंट ऑन लॉकर्स, वो हमारा 1 रुपये का है, 1 रुपये नहीं 2 रुपये का है, तो उसको हमने किस बेसिस पे दिखाया, हमने ग्रॉस बेसिस पे दिखाया है या फिर नेट बेसिस पे दिखाया है। हमें आइडियली तो ग्रॉस बेसिस पे दिखाना चाहिए, तो हमने वो ग्रॉस बेसिस पे दिखाया है ना। और अगर नेट बेसिस पे हम दिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई TDS कटा है हमारी इनकम पे, और अगर हम उसे नेट बेसिस पे दिखा रहे हैं, तो हमें उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर वो TDS का डिडक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम नेट बेसिस पे थोड़ी इनकम दिखाएंगे, हम तो ग्रॉस बेसिस पे दिखाएंगे कितनी इनकम हमारी अर्न हुई है, नेट बेसिस पे थोड़ी दिखाएंगे हम, क्योंकि ग्रॉस बेसिस पे टैक्स लगेगा हमारा, उस पर TDS कटा है, तो हमारी इनकम नेट थोड़ी हुई। मान लो हमारी कोई 100 रुपये की इनकम थी, उस पर 30% TDS कट के हमारी 70 की इनकम हुई, तो हमारी इनकम 100 रुपये की रहेगी, हमें 30 रुपये का TDS का डिडक्शन मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मटीरियलिटी तो पहले भी हमने देख लिया था कि मटीरियल है, अगर कोई मटीरियल नहीं है, इनकम में भी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड एंड ऑडिटर नीड नॉट टू क्वालिफाई रिपोर्ट। मतलब अगर कोई इनकम है, बहुत छोटी इनकम है यार, बहुत बहुत छोटी है, मतलब 0.5% है, 0.1% है, और वो इनकम अगर हम उसे व्हेन रिसीव बेसिस पे, जब आई है हमारे पास पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ है, तब हम उसे रिकॉग्नाइज करें, तो इट्स नॉट कि तुम गलत कर रहे हो कुछ, और इस केस में ऑडिटर को क्वालिफाई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बैंक के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। रेवेन्यू सर्टेनिटी क्या होती है कि हम एक्रूअल बेसिस पे इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कैश बेसिस पे। इनकम शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। मतलब अगर हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम को, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। इनकम अगर हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करें, तो इसका मतलब है हमारी सर्टेनिटी बहुत है कि हमें वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एडवांसेज अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अगर हमने कोई एडवांसेज अगेंस्ट सिक्योरिटी के बेसिस पे ले रखा है, तो उसकी इनकम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। बिल्स परचेज या बिल्स फॉर कलेक्शन को अगर हम डिस्काउंट करा रहे हैं या उस पर कमीशन ले रहे हैं, तो हमें वो चीज़ चेक करना पड़ेगा, उसे हमने प्रॉपरली एलोकेट करा है नहीं करा है। मतलब यार मान लो इन दोनों का एग्जाम्पल एक ही दे देता हूँ। मान लो हमारा डिस्काउंट, जैसे मान लो 100 रुपये का कोई बिल था, हमने डिस्काउंट करा और हमने 90 रुपये उसे आज दे दिए बंदे को, जो तो 10 रुपये का जो अमाउंट है ना, वो 10 रुपये का अमाउंट मान लो हमने जो बिल उस बंदे ने डिस्काउंट कराया था वो फरवरी में डिस्काउंट कराया था, और उसकी ड्यू डेट ऑफ कलेक्शन आ रही है अप्रैल के अंदर। तो 2 महीने हमारे, ये मान लो फरवरी 2023 था और ये अप्रैल 2023 है, तो हम जो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के अंदर तो हम 2 महीने का डिस्काउंट दिखाएंगे, तो मतलब 10 × 2 डिवाइडेड बाई 3, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। और अप्रैल के अंदर हम दिखाएंगे 10 × 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसके बेसिस पे हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे कि भाई हमारा जो डिस्काउंटिंग का इनकम है वो 2 महीने की रिकॉर्ड हुई है ना फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और 1 महीने की रिकॉर्ड हुई है ना फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। और ऐसी एडवांसेस के अगेंस्ट अगर हमारी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, मान लो 3 महीने की आ रही है, उस केस में भी
जो हमने एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले रखे, तो उसको प्रॉपरली एलोकेट करा है ना 2 महीने और 3 महीने में। ये तो नहीं है कि तुमने 3 महीने की इनकम पूरी अप्रैल में दिखा दी जब रिसीव हुई है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। दिस इज हाउ ऑडिट प्रोसीजर वर्क्स ऑन इनकम, ठीक है। अब एक्सपेंसेस का देख लेते हैं क्या है। एक्सपेंसेस के अंदर क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो हम ले रहे हैं, वो मैंने तुम्हें ऊपर ही एग्जांपल दे दिया था इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट टू डिपॉजिट रेशियो, बोरोइंग्स की जो एवरेज क्वांटम है लाइबिलिटीज के बेसिस पे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो तुम्हारा बन रहा है, हमने इनकम बनाई थी। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस की बात करते हैं। मान लो हमने जो है पैसा डिपॉजिट का, मान लो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए, ठीक है। पूरे साल हमारा एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए से आउटस्टैंडिंग था, और हम ना 4% का ब्याज देते हैं इंडिविजुअल्स को उनके उस पे करंट उस पे सेविंग्स अकाउंट पर, और मान लो ये सेविंग्स अकाउंट का ही बैलेंस है, तो 4,000 रुपये की हमारी इंटरेस्ट का खर्चा होना चाहिए। इससे अगर ऊपर हो रहा है, मान लो 10,000 हो रहा है, ये इससे कम हो रहा है, मान लो 1,000 हो रहा है, मतलब तुमने घपला करा है, तुमने इंटरेस्ट कम दिया है पब्लिक को। तो हम कहाँ पे थे, 1 लाख का 4% का इंटरेस्ट हुआ हमारा 4,000 रुपये। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हमारा 1,000 रुपये होना चाहिए था 4,000, बट अब हमारा हुआ 1,000 या फिर हमारा हुआ 10,000, मतलब कोई ना कोई घपला है। तुमने इंटरेस्ट ज़्यादा दे रखा है या तो तुमने इंटरेस्ट कम दे रखा है। अगर इंटरेस्ट कम दे रखा है तो मतलब तुमने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको ढंग से इंटरेस्ट नहीं दे रखा। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मतलब तुमने रिश्तेदारों को ज़्यादा इंटरेस्ट दे रखा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये भी हम चेक करेंगे कितने तुम्हारा जो डिपॉजिट का रेशियो आ रहा है वो बढ़ एकदम से तो नहीं बढ़ गया या एकदम से कम तो नहीं हो गया, क्या रहा, वो चीज़ भी हम चेक करेंगे। इंटरेस्ट के अंदर हम ये सारी बातें चेक करेंगे। कौन कौन सी 3 बातें चेक करेंगे हम, कि जो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है ऑन ऑल द डिपॉजिट्स अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट प्रोवाइड करा है, मतलब जितने भी डिपॉजिट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं फॉर इंटरेस्ट, सबको इंटरेस्ट दिया है ना तुमने, तो ये चीज़ भी हम चेक करेंगे। उसके बाद जो रेट्स हैं वो बैंक के रेगुलेटर के बेसिस पे रेट दे रखे हैं ना, मतलब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल की बात करी थी 4% का इंटरेस्ट है, तो तुमने 4% का ही दिया है ना, कि तुमने 6% का या फिर 2% का या 8% का तो नहीं दिया ना ब्याज, तो ये चीज़ भी हम चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे जो सेविंग अकाउंट्स हैं, जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय आरबीआई। जो इंटरेस्ट देते हैं हम सेविंग अकाउंट्स पे, फिक्स डिपॉजिट्स पे, वो एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय आईसीआई तो है ना, सॉरी आरबीआई, नॉट आईसीआई, आरबीआई के बेसिस पे ही तुमने जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज बनता है उसके बेसिस पे तुमने इंटरेस्ट को दिया है ना। तो ये सारी बातों को हम चेक करेंगे इंटरेस्ट के केस में, एक्सपेंस के केस में, एडवांस के केस में, और ऐसे ऐसे हम ऑडिट करेंगे। हो गया चैप्टर खत्म। तो ये सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने बाकी सारी बातें करी थी, सेकंड पार्ट में हमने ऑडिट की बातें कर ली कि ऑडिट कैसे वैसे करना होता है हमारे को, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।